वहीं सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों ने भेंट कर राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। पृथक राज्य निर्माण आंदोलन को मैंने काफी करीब से देखा है। संघर्ष का दौर काफी कठिन और संघर्षों से भरा था। राज्य के निर्माण में शहीद आंदोलनकारियों का योगदान अविस्मरणीय है। हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ राज्य आंदोलनकारियों के स्वप्न के अनुरूप सशक्त उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुसुईया प्रसाद भट्ट के निधन पर सीएम धामी ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनुसुईया प्रसाद भट्ट जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका निधन समस्त भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। संगठन को मजबूत करने हेतु आपके द्वारा किए गए कार्य सदैव याद किए जाएंगे। ईश्वर पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर 25 अक्टूबर से पहले उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं, जिसे लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है और अब 15 अगस्त के बाद से हम किसी भी क्षण अपने पर्यवेक्षकों की घोषणा कर सकते हैं। देखिए, नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बना दी है। हम 15 तारीख के बाद किसी भी क्षण अपने जो पर्यवेक्षक उनकी हम घोषणा कर देंगे। पर्यवेक्षक सभी नगर निकायों में जाकर प्रत्याशी के संदर्भ में कार्यकर्ताओं से राय शुमारी लेते हुए नाम का पैनल लेकर आएंगे। उस पैनल पर हम पब्लिक सर्वे हम कराएंगे और पब्लिक सर्वे के बाद अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे, क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग द्वारा उसका जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन अभी तय नहीं हुआ है। जैसे रिजर्वेशन तय होगा उसका हम प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। उधर आपको बता दें, गैरसैंण के भिराड़ीसैंण में दरअसल विधानसभा का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे के बीच में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। वहीं सदन स्थगित होने से पहले सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों में आपसी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपनी ही पार्टी पर सदन में बोलने का मौका न दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि सदन में विपक्ष को बोलने के लिए आधे घंटे का समय दिया गया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें बोलने का समय नहीं दिया, जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। सब देखते हैं, मैं जब से विधायक बना हूं हमेशा चाहे कोई भी विधानसभा सत्र हो मैं आपदा के मामले को लाता हूं, कार्यस्थगन के मामले में। आज दुर्भाग्यवश उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी पहाड़ में गैरसैंण में आज उसी पहाड़ के विधायकों को सदन में बोलने से रोका गया। सत्ता पक्ष ने आधा घंटे का समय दिया, लेकिन विपक्ष ने 5 मिनट का समय भी देना उचित नहीं समझा। वो भी एक सीनियर विधायक को जो 3 बार जीत के आया, जिसने 2012 से लेकर 2022 तक डबल इंजन की प्रचंड सरकार की लहर को अपनी विधानसभा में नहीं आने दिया। ये बड़ा दुख का विषय है। पहाड़ की अस्थायी राजधानी में पहाड़ के मुद्दे नहीं आए। बिल्कुल, देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी अपनी पीड़ा है, उनके क्षेत्र की कुछ समस्याएं रही होंगी, लेकिन ये दायित्व उनके नेता प्रतिपक्ष का था, जिनको मौका मिला आधा घंटे का सत्र में अपनी बात रखने का। वो किस विधायक से बुलवाना चाहते थे, किससे नहीं, ये तो उनका अपना दायित्व बनता है। उन्होंने मौका अगर नहीं दिया हरीश धामी जी को, तो ये तो उनको चिंतन और मंथन करना चाहिए इस बात के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरीश धामी जी को बुलाया और उनकी पीड़ा को सुना। उनके क्षेत्र की जो आपदा प्रभावित क्षेत्र थे, उनके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि वहां की समस्याओं का निदान हो। तो मुझे लगता है कि संगठन कांग्रेस का और उनके विधायकों में कुछ तालमेल नहीं है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इन सारी चीजों से नाराज हरीश धामी जी ने इतना बड़ा जो आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष की ओर इशारा करते हुए, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्शाता है कि आने वाले समय में क्या होगा।
उधर हरिद्वार में भीमानंद आश्रम के अध्यक्ष स्वामी अच्युतानंद तीर्थ का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया और आपको बता दें कि दरअसल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी और प्रसार भारती के चेयरमैन सीनियर आईएएस नवनीत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर आपको बता दें कि भूमानंद हॉस्पिटल में शुरू की गई नई सेवाओं का उद्घाटन भी किया गया। यहाँ बार बार आता हूँ, यहाँ आना हमेशा आनंददायक है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है आके, और यहाँ पे सिर्फ अच्छा नहीं लगता, संतों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन को मनाने का जो तरीका रखा है वो बहुत प्रेरणादायी है। एक सन्यासी, एक उमा निकेतन के पीठाधीश्वर, वो अपने जन्मदिन पे जो हमारे बड़े महाराज जी हैं भूमानंद जी, उनके नाम से जो हॉस्पिटल है इसका विस्तार किया उन्होंने। और हमारे वो गुरु जी हैं, मुझे ऐसे ही बहुत गर्व है। लेकिन मैं तो प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि गुरु जी को और भी लंबी आयु दे, ताकि इनके हाथ से ऐसे ऐसे लोक कल्याण के कार्य होते रहें। उधर आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर सफारी मामले में सीबीआई ने पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत से पूछताछ की। करीब 2 घंटे चली पूछताछ में सीबीआई ने कई सवाल किए। उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई ने हरक सिंह को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया था। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और जांच के बाद आरोपित बृजबिहारी शर्मा और पूर्व डीएफओ किशन चंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई ने हरक सिंह रावत से पूछताछ की है। टाइगर सफारी मामले को लेकर ये पूछताछ हरक सिंह रावत से की गई है सीबीआई की टीम द्वारा। तो हरक सिंह रावत गिरफ्तार हो सकते हैं नहीं, फिलहाल अभी ये जांच पड़ताल यहां पर चल रही है। सीबीआई ने हरक सिंह रावत से पूछताछ की है। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, टाइगर सफारी मामले को लेकर सीबीआई ने आखिरकार हरक सिंह रावत से पूछताछ यहां पर की है। भरत सिंह रावत जो वन मंत्री है सीबीआई ने पूछताछ की। जो बातें निकल के सामने आ रही थी, इंदिरा जो कार्यालय है वहाँ पर करीब 2 घंटे पूछताछ की गई है। और सूत्र से बता रहे हैं कि जो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट की मंजूरी को लेकर जो सभी प्रक्रिया थी उसको लेकर सीबीआई ने उनसे कई सवाल भी पूछे हैं और साथ ही तमाम जो चीजें हैं वो भी निकल के सामने आएंगी किस तरीके से क्या कुछ रहा है और जो टाइगर की कौन कौन से मालूम इन तमाम चीजों को लेकर भारत पूर्व जो वन मंत्री है उनसे पूछताछ की है। और कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पिछले महीने सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी और एक बार फिर सीबीआई ने उन्हें करीब 2 घंटे तक पूछताछ की है और टाइगर जो मामला है उसको लेकर तमाम जानकारी ले सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। उधर आपको बता दें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दरअसल मालदेवता में हुई तबाही से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने मसूरी क्षेत्र के मालदेवता और साथ ही सेरकी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी की। साथ ही आंशिक क्षति के तत्कालिक सहायता राशि के चेक भी सौंपे। विधानसभा सेरकी क्षेत्र में जो परसों भारी बारिश हुई उससे काफी नुकसान हुआ है। कई घरों में पूरा मलबा भर गया है, उनका पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। कई लोगों के खेत क्षतिग्रस्त हुए और आज मैं सभी विभागीय अधिकारियों को लेकर यहाँ पर आया हूँ। मुझे बताया गया कि अगर ये नाला का चौड़ीकरण हो जाएगा तो कुछ हद तक इसका समाधान होगा। मैंने किसी बात ने सिंचाई विभाग के अधिकारी से कहा कि उसका आकलन प्रस्तुत करें। इसी प्रकार मुझे बताया गया कि पेयजल की लापरवाही के कारण बार बार प्रकार की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। उधर आपको बता दें कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले के बाद अब देहरादून की मित्र पुलिस भी अब अस्पतालों के लिए एक्शन मोड में आ गई है, जिसे लेकर अब
एसएसपी अजय सिंह ने जनपद के 162 अस्पतालों को महिला सुरक्षा के लिए नोटिस जारी किए हैं। अभी जो हाल फिलहाल ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई थी देश भर में, जहां पर कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी कर्मचारी खासकर नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक इशू हुआ था, कंसर्न बहुत था। और जिसमें देहरादून में भी देखते हुए जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भी एक डिमांड थी कि सुरक्षा कर्मी और ज्यादा होने चाहिए। उसको देखते हुए जो यथासंभव था वहाँ पुलिस चौकी में कर्मचारी बढ़ा दिए गए हैं। एक एसओपी भी इसलिए बनाई गई थी जो पुलिस को करना मैंडेटरी हो, साथ ही साथ जो वहाँ के प्रशासनिक जो मशीनरी है उसको भी जरूरी है कि सीसीटीवी वर्क करे, सुबह एक बार चेक हो जाए। जो भी उनके कर्मचारी गार्ड या लोग को एम्प्लॉय करते हैं, टेम्परेरी रूप में भी एम्प्लॉय करते हैं, उसका सत्यापन हो जाए जिससे कहीं कोई उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। तो इस तरह से व्यवस्था बनाई गई। साथ ही साथ जो हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम चिकित्सालय हैं उनको भी एक नोटिस सभी थाने से दिए गए हैं, जिसमें 3 चीज मैंडेटरी रखी गई कि कम से कम हर जगह की इंपॉर्टेंट जगह की सीसीटीवी फुटेज जो खासकर इमरजेंसी की हो, जहां कर ऐसी शिकायतें रहती हैं झगड़े की। दूसरा, जो उनके नए कर्मचारी एम्प्लॉय करते हैं या जो उनके एम्प्लॉइज हैं उनका सत्यापन जरूर करा लिया जाए। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।